हेलो एवरीवन। आप सभी का नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर 5 में स्वागत है। इस लेक्चर में हम मैश एनालिसिस को डिटेल में देखेंगे थ्रू द क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन में आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो हमें इस अननोन करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको हम मैश एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, मैश एनालिसिस कुछ भी नहीं है, वो बस केवीएल और केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ का मिक्सचर है। अगर हम केवीएल और ओम्स लॉ एक साथ लिख लेते हैं तो हम मैश एनालिसिस लगा सकते हैं। आपको मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी करके दिखाया था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताने के लिए एक क्वेश्चन लिया हूँ। तो मैश एनालिसिस लगाने के लिए सबसे पहले आपको लूप्स काउंट करने पड़ते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस पर्टिकुलर फिगर को, तो इसमें मेरे को 3 लूप्स दिखाई देंगे। एक लूप ये रहा, दूसरा लूप और एक तीसरा बड़ा वाला लूप। तो मैं फिलहाल क्योंकि ये जो लूप है, जो बड़ा वाला लूप है, इसके अंदर इटसेल्फ 2 स्मॉल लूप ऑलरेडी हैं। तो ये जो स्मॉल लूप्स हैं इनको हम मैश बोलते हैं, जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो, जो इटसेल्फ सेल्फ सस्टेनिंग लूप्स हैं। इनके अंदर कोई लूप नहीं है, जैसे कि ये वाला लूप, ये एक मैश है, ये वाला लूप, ये भी एक मैश है। लेकिन ये बड़ा वाला लूप जो है उसको हम सिर्फ लूप ही कहेंगे, ये एक मैश नहीं है। तो हम मैश एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सिर्फ मैश करंट लेंगे, या लूप करंट आप बोल सकते हैं इन जनरल। तो मैं इस वाले मैश में यहाँ पे एक करंट एज्यूम कर ले रहा हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ I1। और इस वाले भी मैश में मैं एक और करंट एज्यूम कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं एक I2 मान लेता हूँ। इस पूरे मैश में एक ही करंट फ्लो कर रहा है जो I1 है, और इस पूरे मैश में एक ही करंट फ्लो कर रहा है जो I2 है। कोइंसिडेंटली जो I2 है वो इटसेल्फ I के बराबर है। इसको हम आगे इक्वेशन में लिख दूंगा। तो सपोज इस करंट यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं पहले मैश के लिए केवीएल इक्वेशन लिखूं तो पहले मुझे वोल्टेजेस पता होने चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज चेंज के लिए यहाँ मैंने करंट ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है। अब मैं वोल्टेज यहाँ पे सब मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो करंट है ये 2 ओम से फ्लो होगा और ये 2 ओम एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। इसलिए मैं यहाँ पे इसका जो पोलैरिटी वो मैं ऐसे लेता हूँ, इसको मैं V1 नाम दे देता हूँ। इसके बाद ये जो I1 है वो ऐसा इधर इस 1 ओम से फ्लो करेगा, लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि यहाँ से 1 ओम और यहाँ से I2 और I1 दोनों एक साथ फ्लो हो रहे हैं। तो मैं पोलैरिटी कैसे लिखूं? या मैं पोलैरिटी इसकी ऐसे लिखूं, या मैं इसकी पोलैरिटी ऐसे लिखूं। आप इन दोनों में से कोई भी पोलैरिटी एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टर है ये सिर्फ करंट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर आपने पोलैरिटी ऐसी एज्यूम करी है तो जो आपका टोटल ओवरऑल करंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और अगर करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इस केस में, क्योंकि ये दोनों करंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और ये जो इनके जो डिफरेंस करंट होगा वो उसी के डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस जो करंट ज़्यादा होगा। अब मैं इस एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। सपोज I1 की वैल्यू अगर 5 एम्पियर है और I2 की वैल्यू 3 एम्पियर है, और अगर मैं ओवरऑल करंट निकालूंगा तो मैं ये बोलूँगा कि I1 अगर इधर से 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, I2 इधर से 3 एम्पियर ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो ओवरऑल करंट होगा वो 2 एम्पियर डाउनवर्ड फ्लो करेगा, जो कि खुद I1 के डायरेक्शन में होगा। और अगर 2 एम्पियर डाउनवर्ड ऐसा फ्लो करेगा तो मेरी ये पोलैरिटी सही होगी। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी पोलैरिटी सही है। हमें तो ये भी नहीं पता कि I1 ज़्यादा होगा कि I2 ज़्यादा होगा। तो इस केस में हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल करंट होगा वो किसी भी एक पोलैरिटी से या तो प्लस टू माइनस ऐसा फ्लो होगा या तो ऐसा फ्लो होगा। हम कोई भी एक केस एज्यूम कर लेते हैं और उसी एजम्पशन के हिसाब से हमें अपना करंट ग्रेटर मानना होगा I1 या I2 को। अगर मैं पोलैरिटी ऐसी एज्यूम कर रहा हूँ तो इस केस में मुझे I1 करंट को ग्रेटर मानना होगा और I1 माइनस I2 करना होगा, ताकि जो ओवरऑल करंट है वो ऐसा ही फ्लो हो और उसके हिसाब से मेरी ये पोलैरिटी सेटिस्फाई करे। ओके, आई आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे इस रजिस्टर को थोड़ा सा और अच्छे से बना लूँ, जूम जूम आउट करके करके तो मेरा यहाँ से एक करंट I डैश फ्लो कर रहा है 1 ओम के अक्रॉस, और इस I डैश की वैल्यू जो है वो मेरे I1 माइनस I2 के बराबर है, क्योंकि I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था और I1 अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। I2 अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था और I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। I डैश इटसेल्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि पोलैरिटी मैंने ऐसे एज्यूम करी है। देयरफॉर I डैश की जो वैल्यू होगी वो I1 माइनस I2 होगी, क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में वो पॉजिटिव आएगा और वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओके,
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम सीधा सीधा केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं इस करंट को, इस वोल्टेज को V2 मान लेता हूँ और इस वोल्टेज को V3 मान लेता हूँ। अब केवीएल इक्वेशन लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। केवीएल इक्वेशन लिखने से पहले चलिए सबसे पहले V1 V2 और V3 की वैल्यू लिख लेते हैं, ताकि केवीएल ओम्स लॉ बाद में लगाने में इजी होगा हमारे लिए। V1 का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा, यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है तो इट इज़ 2I। जो V2 का इक्वेशन आएगा, इस I डैश टाइम्स 1 होगा, इज इक्वल टू I डैश टाइम्स 1 होगा, और I डैश की वैल्यू इटसेल्फ I1 माइनस I2 है। अब इसके बाद V3 का इक्वेशन देख लेते हैं। V3 का जो इक्वेशन होगा वो इस I2 डायरेक्शन, I2 ऐसा फ्लो हो रहा है तो I2 इधर भी फ्लो होगा इस पूरे लूप में, और I2 इंटू 2 होगा। 2 टाइम्स मैं I2 लिख देता हूँ। सिंपल, मैंने ओम्स लॉ लगाया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लिख देता हूँ। मैं इन इक्वेशन का यूज़ करूंगा बाद में। इसको मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। और मैं यहाँ पे केवीएल लगाने जा रहा हूँ। केवीएल में लूप 1 में लगाता हूँ। मैं इधर से चला, -5 दिखा मुझे तो मैं -5 पहले लिख लिया। इसके बाद मैं आगे बढ़ा, मुझे प्लस V1 दिखा तो मैंने प्लस V1 लिखा। इसके बाद मैं और आगे बढ़ा तो प्लस V2 दिखा, तो प्लस V2 और इक्वेट कर दिया 0 से। अब मैं V1 और V2 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से। तो -5, V1 की वैल्यू +2I है तो +2I लिख दिया। इट्स नॉट कैपिटल I, दिस इज 2I1 है, दिस इज 2I1 प्लस V2 की जो वैल्यू है, V2 की वैल्यू क्या है, I1 माइनस I2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे I1 माइनस I2, इक्वेट करता हूँ 0 से। इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, -5 प्लस 2 + 1 3I1 माइनस 3I1 प्लस माइनस I2 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको ट्रांसपोज अगर इधर कर दूँ तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आई, 3I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 5। इसको मैं इक्वेशन 4 डाल देता हूँ। अब मैं केवीएल लूप 2 में लगाऊंगा, केवीएल इन लूप 2। अब लूप 2 में केवीएल लगाऊंगा तो मैं इधर से देखा, मुझे -V2 दिखा तो -V2 एज इट इज लिख दिया। इसके बाद मैं और आगे देखा तो +V3 दिखा, और वापस मैं घूम के -V2 पे ही आ जाऊंगा और इक्वेट कर दिया मैंने 0 से। अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -V2 की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ से मिलेगी। इसमें माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो ये I1 माइनस I2 हो जाएगा, I2 माइनस I1 हो जाएगा। फिर मैं चलिए लिख देता हूँ, I1 माइनस I2 अगले स्टेप में लिख दूंगा क्लियरली। प्लस V3 की वैल्यू क्या होगी, I2 इंटू 2, ये यहाँ से मैंने ले लिया 2I2, और इक्वेट कर दिया 0 से। अब मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -I1 प्लस I2 प्लस 2I2 इक्वेट कर दिया 0 से, प्लस 2I2, ये 3I2 हो जाएगा, ये -I1 हो जाएगा। -I1 को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और इन दोनों को ऐड अप कर देता हूँ तो ये 3I2 इज इक्वल टू I1 आ जाएगा, और इक्वेट कर दिया इसको मैं 5 से। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं 4 एंड 5, और दो ही अननोन है I1 I2। मैं I1 I2 की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ इन दो इक्वेशंस, तो मुझे दोनों के लूप करंट्स पता चल जाएंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं इनको जल्दी से। I1 की वैल्यू मुझे इसी इक्वेशन से पता चल गई है। अब मैं वापस फिफ्थ की वैल्यू फोर्थ में अगर रख दूँ I1 की वैल्यू, तो मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में ही, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में 3 टाइम्स I1 था और I1 की वैल्यू मुझे मिल गई 3I2। तो यहाँ पे 3I2 लिख दिया मैंने और मल्टीप्लाई करा दिया। फिर बाद में मल्टीप्लाई -I2 है तो -I2 लिखा, ये यहाँ से -I2 इक्वेट कर दिया 5 से। अब इन दोनों को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं अपन। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें सीधे आंसर मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो थ्री 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 इंटू 3 9I2 माइनस I2 8I2 होगा। 8I2 इज इक्वल टू 5। दिस implies that I2 इज इक्वल्स टू 5/8। और अभी हमने क्या बोला था, ये जो I2 है वो I2 यहाँ से भी फ्लो करेगा, और I2 ही तो I है, और I2 की वैल्यू 5/8 है तो I की वैल्यू भी 5/8 आ गई। ओके, अब ये था हमारे पास मैश एनालिसिस जो मैंने डिटेल में बताया। इतना लंबा लगा ये मैश एनालिसिस है ना। अब मैजिक देखते हैं हम थोड़ा सा। अब ये मैश एनालिसिस में हमें इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमारे पास दो लूप्स थे, दो लूप्स का दो अननोन करंट थे,
और दो अननोन करंट के लिए हमें दो इक्वेशन लिखनी पड़ी और हमें टाइम लग गया। लेकिन अगर ये एक इक्वेशन किस तरह होती तो हम इजीली सॉल्व कर लेते। अब देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ। सेम क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। अभी मैंने आपको कल ही बताया था, मैंने बात की थी नोडल एनालिसिस की, तो इसी लेक्चर में हम नोडल एनालिसिस भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारे पास दो अननोन करेंट्स थे, ठीक है। अब हमारे पास कितने अननोन नोड्स थे, पर्टिकुलर इसमें नोड्स कितने थे, इसमें एक नोड ये था, एक नोड ये था, और ये पूरा एक नोड था। वैसे भी हम नीचे वाले नोड को 0 वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं, और इस 0 वोल्ट से ऊपर गए तो यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। कितने अननोन नोड्स बचे, एक। सिर्फ ये वाला इस नोड का इक्वेशन नहीं बता क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है। कोई वोल्टेज सोर्स लगा होता तो हमें इस नोड का भी वोल्टेज पता चल जाता। तो चलिए मैं इस नोड के वोल्टेज को VA मान लेता हूँ। अब देखिए मैं कितने कम समय में इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कोई करंट आ रहा होगा I, तो यहाँ भी एक करंट जा रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूँ I1। और यहाँ से एक करंट ऑलरेडी I पर यहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर हमें पता नहीं है। एक करंट I इनकमिंग करंट था, एक I1 एक करंट गया और एक करंट ये गया। ठीक है, तो अब मैं KCL इक्वेशन लिखता हूँ। अब देखते हैं KCL नोडल एनालिसिस क्या होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नोडल एनालिसिस इज नथिंग बट इट इज KCL प्लस ओम्स लॉ। ओके, तो मैं पहले KCL इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। KCL इक्वेशन क्या होगी, इनकमिंग करंट को जैसा मैंने बताया था, इनकमिंग करंट को मैं निगेटिव लेता हूँ तो -I, आउटगोइंग करंट को मैं पॉजिटिव लूंगा तो +I1, और ये +I इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद ये हमारा KCL लग गया। उसके बाद ओम्स लॉ देख लेते हैं। ओम्स लॉ वोल्टेज इक्वल टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मैं इस I1 की वैल्यू लिखना चाहूँ, I की वैल्यू लिखूंगा, I की वैल्यू लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ मुझे I लिखना है। और I का जैसे अगर मैं बोलूँ V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू V/R होता है। मैं इसी का यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ मैंने V इज इक्वल टू IR यूज किया है। अब यहाँ मेरे को I अननोन है, करंट चाहिए, तो मैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यूज करूंगा। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो यहाँ पे I की वैल्यू जो होगी 5 माइनस VA डिवाइड बाई 2 होगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू लिखूं तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी हायर पोटेंशियल टू लो VA, हायर पोटेंशियल हो गया क्योंकि करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, VA माइनस 0/1। अब ये 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। अब मैं इस पर्टिकुलर I जो यहाँ फ्लो हो रहा है वो यहाँ से भी फ्लो होगा। अब मैं इस वाले I की वैल्यू लिखूंगा तो इस वाले I की वैल्यू जो होगी वो होगी VA माइनस 0/2। ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट अप कर रहा हूँ। -I है, इसकी जगह मैं माइनस साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, माइनस टाइम्स 5 माइनस VA/2 प्लस I1 की वैल्यू क्या होगी, VA माइनस 0, दैट इज VA माइनस 0/1, 0 को मैंने लिख रहा हूँ डिवाइड बाई 1, प्लस I की वैल्यू होगी VA/2, VA/2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके बाद मैं और आगे लिखता हूँ, इसको मैं माइनस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। माइनस मल्टीप्लाई कराऊंगा अगर तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ये हो जाएगा -5 प्लस VA/2 प्लस VA/1 प्लस VA/2 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को अब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज मिलेगा -5 प्लस VA। यहाँ 2 से कराएंगे तो +2 VA, यहाँ से 2 कराएंगे 2 कैंसिल प्लस VA इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो VA प्लस 2VA प्लस VA ये कितना हो गया, 2VA प्लस VA प्लस VA 4VA माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 4VA इज इक्वल्स टू 5, VA इज इक्वल टू 5/4। लेकिन हमें तो VA चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था इस वाले I का वैल्यू। तो इस वाले I का वैल्यू VA के टर्म्स में ही है। मैं वापस गया इस इक्वेशन में VA की वैल्यू 5/4 पुट अप किया, और ये डिवाइड बाई 2 जो था ये VA/2 है। मैं लिख देता हूँ दोबारा से,
वी ए बाई टू, इसी इक्वेशन को वी ए की वैल्यू है 5/4 डिवाइड बाई टू, ये इक्वेशन हो गया 5/8। देखिए कितना इजीली आ गया, ज़्यादा हमें मेहनत करनी नहीं पड़ी। हमें हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बनी और एक ही इक्वेशन हमने सॉल्व करके आंसर लिया, कोई दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ी ही नहीं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये केसीएल और केवीएल दोनों, और नोडल और मेश एनालिसिस में डिफरेंस। हम कुछ नहीं करते, हम सिंपली पहले केसीएल इक्वेशन लिखते हैं, ओम्स लॉ लिखते हैं करंट के टर्म्स में, क्योंकि केसीएल में हमारे पास सिर्फ करंट होता है, तो हमें करंट चाहिए होता है वोल्टेज के टर्म्स में। हमने निकाला और वोल्टेज फाइंड आउट करके सीधा यहाँ पे 5/8 आंसर ले आया। तो इस केस में जो हमारा जो फाइनली अगर मैं बोलूँ, जो हमारा की पॉइंट यही है, हमें क्वेश्चन देखना है, एनालाइज करना है कितने लूप्स हैं, कितने लूप करंट फ्लो होंगे, कितने अननोन लूप करंट होंगे, कितने नोन लूप करंट होंगे, नोड्स कितने हैं और कितने अननोन नोड्स हैं। जो भी कम होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। इस केस में हमारे पास अननोन नोड्स कम थे, हम केसीएल लिए अप्रूव किए। किसी भी और अगर कोई और केस होता जिसमें हमारे पास करंट नोन होता, तो हम ऑफ कोर्स केवीएल हमने करा होता, केवीएल और मैश एनालिसिस के थ्रू आंसर लाया होता। If you have any doubts, please post on comments. Thank you.